हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। आप सभी प्रशिक्षु अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का मैं अंजलि बालियान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग बताइए कि कैसे हैं आप सभी। नमस्कार आप सभी को, और एक बार सभी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं वो सब क्लास से जुड़ पाए। तो उसके बाद हम शुरुआत करेंगे आज की अपनी क्लास की। चलिए तब तक डिस्कस कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सो गाइज, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये आपकी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की चौथी क्लास है। डीएलएड 4th सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो गई है। ये आपकी शैक्षिक प्रबंधन की चौथी क्लास है और आज की क्लास में हम जानेंगे विद्यालय प्रबंधन के बारे में, जो कि आपके सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके बारे में आज लोग हम डिस्कस करेंगे कि विद्यालय प्रबंधन का क्या अर्थ होता है, कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है और विद्यालय प्रबंधन करने के पीछे क्या उद्देश्य होते हैं, और विद्यालय प्रबंधन करने की कोई प्रक्रिया भी होती है तो वो क्या होती है। ठीक है, तो ये आज की क्लास का हमारा प्रकरण रहेगा। सभी लोग आ जाइए एक बार, फिर हम शुरुआत करते हैं आज विद्यालय प्रबंधन की क्लास की, जिसमें हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, तो शुरू की जाए क्लास। आप सभी तैयार है? बिल्कुल, जो लोग अभी जुड़े हैं सभी को नमस्कार। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। अगर कोई लेट होता है प्रशिक्षु, वो बाद में देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम स्कूल मैनेजमेंट या विद्यालय प्रबंधन के बारे में जानने से पहले, इससे पहले जो हमारी क्लासेस हो चुकी है उसका एक छोटा सा पार्ट, जो कि आपके एग्जाम में मुझे लगा एनालिसिस करने के बाद कि उन टॉपिक से कुछ छूट तो नहीं रहा है, तो मैंने इस टॉपिक को और ऐड किया। बहुत छोटा सा है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहले टॉपिक का निचोड़ हो जाता है इस छोटी सी बात पे। देखिए, हमने इससे पहले जो क्लासेस हुई उनमें संस्थागत नियोजन के बारे में जाना, और उससे अगली क्लास में जाना संस्थागत प्रबंधन के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बात जो मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी, आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन 3 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छे से, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, इन 3 शब्दों से मिलकर के बना है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। बिल्कुल सिंपल। अब हम एक एक कर इन तीनों शब्दों के अर्थ जानेंगे कि संस्थागत का क्या अर्थ होता है, नियोजन का क्या अर्थ होता है और प्रबंधन का क्या अर्थ होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले बताते हुए चलिए, क्योंकि इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो देखिए, संस्थागत यानी संस्था से संबंधित जो भी वस्तुएं या जो भी रिसोर्सेज, जो भी संसाधन, चाहे वो व्यक्तिक हो या भौतिक हो, जो भी संस्था से संबंधित होंगे उनको हम क्या कहेंगे? संस्थागत। नियोजन, दूसरी टर्म क्या आती है? नियोजन। नियोजन का अर्थ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। नियोजन किसे कहते हैं? योजना बनाना या फिर योजनाबद्ध ढंग से। बिल्कुल क्लियर है। और तीसरा शब्द क्या है? प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। प्रबंधन का क्या अर्थ होता है? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए एक योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। यानी हमारे पास जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनका हमें अधिकतम प्रयोग करना है, उपयोग करना है, एक योजनाबद्ध तरीके से और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। तो इन तीनों शब्दों से मिलकर बना है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर है, एक और छोटा सा बिंदु है कि संस्थागत नियोजन और प्रबंधन में जब हम विचार करते हैं तो किस बात के लिए विचार करते हैं, तो हमारे दिमाग में उस समय 3 प्रश्न होते हैं जब हम संस्था का नियोजन या प्रबंधन करते हैं। कौन कौन से 3 प्रश्न आते हैं कि हम कहाँ हैं, अभी फिलहाल हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर बात करें विद्यालय की, तो विद्यालय में जब हम नियोजन और प्रबंधन करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे विद्यालय की अभी वास्तविकता क्या है,
ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमें कहाँ पहुँचना है, यानी हमें कितनी और ज़्यादा उन्नति करनी है, विकास करना है शिक्षा का और अपने विद्यालय का। और तीसरा बिंदु जो हम जानेंगे कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ कर लीजिए कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। इन तीनों सवालों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएंगे और फिर प्रबंधन करेंगे। समझ में आ गई बात? योजना किस लिए बनाई जाती है? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करेंगे, फिर ये देखेंगे कि हमें वहां तक कैसे पहुंचना है और जाना कहाँ है। इस एक पिक्चर के थ्रू आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए गाइस, इसमें सबसे पहले यहाँ आप इन दो एक्टिविटीज को नोटिस करेंगे तो इसमें देखा जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है कि हम अभी कहाँ हैं। बिल्कुल सही बात है, हम अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी अभी वास्तविकता क्या है। इन स्टेप्स में हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें जाना कहाँ है। ठीक है, कहाँ हमें पहुंचना है या हमारा गोल क्या है, उसका डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है। प्रबंधन और क्या करते हुए? प्रबंधन करते हुए और योजना बनाते हुए। यहाँ पर योजना बनाई जा रही है। और तीसरे स्टेप पे हमें देखना है कि हमें वहाँ तक कैसे पहुँचना है। हम कहाँ हैं, हमें कैसे कहाँ पहुँचना है और हमें कैसे पहुँचना है। ठीक है, ये तीनों प्रश्नों के उत्तर जब हमारे दिमाग में होंगे तो एक बहुत अच्छी योजना हम बना सकेंगे। चलिए अब हम आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। इतना सब कुछ समझ में आया आप सभी को? बिल्कुल ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं स्कूल मैनेजमेंट यानी संस्थागत विद्यालय प्रबंधन। यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन की बात की जा रही है, तो कुछ भी अर्थ वगैरह जानने से पहले एक बार आप इस इमेज को निहार लीजिए, इसमें आखिर क्या लिखा है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक स्कूल बस है, यहाँ पर कोई टीचर है, नोटबुक है, ठीक है, एग्जामिनेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कैलेंडर है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे दिख रही है, पेरेंट्स, और यहाँ पर कुछ फंड है, एक प्लान है ग्रोथ का। ये सभी चीज़ें आपको अब आप जब जानेंगे विद्यालय प्रबंधन के बारे में तो सब कुछ क्लियर कर देगी कि इसमें आखिर होता क्या है। आपने देख लिया बहुत अच्छे से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग जानेंगे विद्यालय प्रबंधन का अर्थ। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है, चलिए शुरू करें। सबसे पहले दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन से आशय होता है विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियोजित यानी योजना बना करके, समन्वित, उनके बीच में समन्वय स्थापित करके, अभिप्रेरित, उनको मोटिवेट करके और नियंत्रित करना यानी फिर उनको कंट्रोल करना। आगे बढ़ते हैं, तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना ही क्या कहलाता है? विद्यालय प्रबंधन। एक बार और ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन क्या होता है दोस्तों? विद्यालय प्रबंधन से आशय है विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी जो भी विद्यालय के उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए प्रयासों को, जो भी हमें प्रयास करने हैं उनको नियोजित करना, एक योजनाबद्ध तरीके से करना, उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना, अभिप्रेरित करना एवं नियंत्रित करना, तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना, यही कहलाता है विद्यालय प्रबंधन। अब एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग जाने कि विद्यालय प्रबंधन में क्या होगा कि जितने भी हमारे पास भौतिक संसाधन हैं, यानी जो मैंने अभी इमेज आपको दिखाई उसमें स्कूल बस हो गया, ठीक है, लाइब्रेरी, ये सभी क्या है? भौतिक संसाधन। और मानवीय संसाधन, टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रधान अध्यापक, ये सभी क्या हो गए? मानवीय संसाधन। इन सभी को एक समन्वय रूप से नियंत्रित करना और अभिप्रेरित करना और जितनी भी योजनाएं बनाई है उनको प्राप्त करने का प्रयास करना, अपने उद्देश्यों को ही विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। क्लियर? ये हो गया आपका विद्यालय प्रबंधन का अर्थ। अब आपको दोस्तों एक बहुत ही अच्छे से ये डायग्राम क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम के थ्रू आपको विद्यालय प्रबंधन के बारे में अब अपनी तरफ से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या होता है ना? विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या होता है? सबसे पहले बात करें विद्यालय प्रबंधन में, सबसे पहले जरूरी है एक प्रबंधक का होना। सबसे ज्यादा जरूरी एक प्रबंधक का होना है।
फिर और कौन होता है विद्यालय प्रबंधन में? प्रधान अध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक और भौतिक संसाधन, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया आदि, ये सभी निहित रहते हैं विद्यालय के प्रबंधन में। देख लीजिए आप एक बार बहुत अच्छे ढंग से, विद्यालय प्रबंधन में आपसे पूछ लिया जाए कि विद्यालय प्रबंधन के कारक कौन कौन से हैं या कौन कौन से कारक निहित होते हैं विद्यालय प्रबंधन में, पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इतने अच्छे तरीके से अलग से आपको एक्सप्लेन करने की इसको कोशिश की है। ठीक है, तो विद्यालय प्रबंधन में प्रबंधक, प्रधान अध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, भौतिक संसाधन और शिक्षण प्रक्रिया आदि निहित होते हैं। मतलब विद्यालय से जुड़ी प्रत्येक वस्तुएं या फिर आप कह लीजिए जितने भी विद्यालय से जुड़े संसाधन होते हैं, ठीक है, भौतिक या फिर मानवीय संसाधन में ये सभी आ जाते हैं जितना भी ऊपर लिखा गया है, और भौतिक संसाधन ये नीचे के दोनों बिंदु आ जाते हैं। तो यही बात है कि जितने भी विद्यालय से जुड़े संसाधन होते हैं वो सभी विद्यालय प्रबंधन में निहित होते हैं। क्लियर, समझ आ रहा है सभी को? और हाँ गाइज, मैंने आपको पहली क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी है। ऑनलाइन शिक्षण टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा क्लास के खत्म होने के बाद, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सर्च करके भी आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी हमने अभी तक सीखा उसमें एक नोट करने वाली बात है जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि विद्यालय के प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ठीक है, इसको बदल के भी इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करके भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हमने अभी जब विद्यालय प्रबंधन में क्या क्या निहित होता है इस बात के बारे में जाना, तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमने क्या लिखा है? प्रबंधक। क्यों लिखा है? क्योंकि इसका महत्व सबसे अधिक है। ठीक है, विद्यालय में प्रबंधन के लिए प्रबंधक का महत्व सर्वोत्तम होता है। यही बात यहाँ पर नोट में लिखी गई है कि इन सबको गतिशील बनाए रखने के लिए, जितने भी हमने ऊपर आपको बताए कि कौन कौन सी प्रक्रिया निहित होती है, कौन कौन जुड़े होते हैं विद्यालय प्रबंधन से, तो इन सबको गतिशील बनाए रखने के लिए एक प्रबंधक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ये पूछा गया प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। तो बताइए जल्दी से, एक विद्यालय के प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? जल्दी से कमेंट करिए। बहुत अच्छे, क्लियर है। ओके ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका इसमें हम जानेंगे कि एक प्रभावशाली एवं सफल विद्यालय प्रबंधन की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है। ठीक है, कि प्रबंधन कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। उसकी क्या क्या विशेषताएं हम लिखें एक प्रभावशाली प्रबंधन की? पहला है विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन हो। लचीलापन का अर्थ मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था, यानी जैसे भी विद्यालय के सामने परिस्थिति आए उनके अनुसार अपने उद्देश्यों को निर्धारित कर ले, उनको चेंज कर ले। ठीक है, उसे कहते हैं लचीलापन। यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसा देश वैसा भेष। जैसी जरूरत सामने होगी विद्यालय में उसी तरीके का योजना बना ली जाएगी और उसको क्या कर लिया जाएगा? लचीलापन होने का मतलब है कि अपनी योजनाओं को या प्रबंधन करने के तरीके को जरूरत के हिसाब से ढालना। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरी विशेषता क्या है एक अच्छे विद्यालय प्रबंधन की? इसमें व्यवहारिकता होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। तीसरा बिंदु क्या है? राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक नीतियों एवं मूल्य के अनुरूप होना चाहिए विद्यालय का प्रबंधन। किसके? सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक नीतियों एवं मूल्य के अनुरूप ही होना चाहिए एक विद्यालय का प्रबंधन, तभी वह एक प्रभावशाली प्रबंधन कहलाएगा या सफल विद्यालय प्रबंधन कहलाएगा। क्लियर है? चौथा बिंदु आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम विशेषता में? कि शिक्षा के अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समन्वित प्रयास हो।
ठीक है, वही एक प्रभावशाली प्रबंधन होगा कि जिसमें शिक्षा के अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वित रूप से प्रयास, और समन्वित रूप से मतलब कि जितने भी संसाधन हैं उन सभी को एक साथ समायोजन स्थापित करके प्रयास किया जाए, एक जो कॉमन उद्देश्य होता है, एक जो कॉमन गोल होता है उसको अचीव करने के लिए। और वो गोल क्या है? शिक्षा का, ठीक है, शिक्षा को एक बेहतर तरीके से आप कह सकते हैं बढ़ावा देना, विकास करना शिक्षा का अपने विद्यालय में। आगे देखते हैं दोस्तों विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया के अंग। हमने अभी तक क्या जाना? हमने जाना दोस्तों, सबसे पहले हमने संस्थागत नियोजन और प्रबंधन के बारे में जाना। उसके बाद हमने डिस्कस किया विद्यालय प्रबंधन क्या होता है, उसका अर्थ, विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं हमने जान ली है। अब हम जो चौथा टॉपिक इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे वह है विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग। यानी जब हम विद्यालय में प्रबंधन करते हैं तो वो एक प्रक्रिया के थ्रू होता है, एक प्रोसेस होता है पूरा, जिसको हमें फॉलो करना होता है मैनेजमेंट करने के लिए अपने स्कूल का। तो कौन कौन से उसके महत्वपूर्ण अंग है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों प्लानिंग, यानी नियोजन। किसी भी प्रबंधन, किसी भी योजना को किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? योजना बनाने की, यानी प्लानिंग की। योजना बनाना कि हमें क्या चाहिए, वही कहलाता है प्लानिंग। दूसरा बिंदु होता है संगठन, यानी हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उनको संगठित करना, ऑर्गेनाइज करना ही संगठन होता है। ठीक है, ये हम किसकी प्रक्रिया देख रहे हैं? विद्यालय के प्रबंधन की प्रक्रिया, स्कूल मैनेजमेंट का प्रोसेस देख रहे हैं कि कैसे कैसे होता है स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे विद्यालय का प्रबंधन किया जाता है। वही प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है कि सबसे पहले क्या करो? योजना बनाओ। फिर योजना बनाने के बाद जितने भी संसाधन हैं उनको संगठित कर लो, ठीक है, उनका संगठन कर लो कि भैया हमारे काम की कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी नहीं है। तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पर, ये इसको पहले करिएगा आप जब नोट्स बनाएंगे और निर्देशन को बाद में करिएगा, ठीक है। तो इसके बाद होता है जो तीसरा बिंदु, नियुक्तिकरण, यानी क्या हमें किसी और स्टाफ की जरूरत है? अगर है तो उसका नियुक्तिकरण करिए, स्टाफिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। नियुक्तिकरण, अगर स्कूल में मान लीजिए कि हमें शिक्षा का हमने उद्देश्य स्थापित किया, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है, कौन से? मानवीय संसाधन, हमारे पास अध्यापक नहीं है, तो हम कैसे अचीव करेंगे अपना उद्देश्य? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अध्यापक की जरूरत पड़ेगी, तो भैया करिए नियुक्तिकरण, ठीक है। तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग के बाद तीसरा जो अंग होता है। उसके बाद आएगा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन देना, ठीक है, निर्देशित करना कि अब किसका क्या काम है, वो काम विभाजित करना ही निर्देशन कहलाता है कि भैया आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको क्या काम करना है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं समन्वय या कोऑर्डिनेटिंग। इन सभी कार्यों के बीच, इन सभी संसाधनों के बीच समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन बनाना, ठीक है, ताकि सब किसी के बीच में मतभेद ना हो, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए सभी काम करें तो काम अच्छा होगा, ठीक है, इफेक्टिव होगा। उसके लिए क्या करना? समन्वय स्थापित करना सभी संसाधनों के बीच, और जितने भी ये पहले स्टेप्स हुए हैं इन सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना। और सबसे अंतिम जो इसका अंग होता है वह होता है नियंत्रण करना, यानी कंट्रोलिंग करना। कौन करता है नियंत्रण? प्रबंधक करता है, अभी हमने जाना था, ठीक है। प्रबंधक का कार्य होता है कि जितने भी विद्यालय प्रबंधन के अंग होते हैं उनको सुचारू रूप से उनसे कार्य करवाना ही, यानी वही कंट्रोलिंग कहलाता है, नियंत्रित करना उनको कंट्रोलिंग कहलाता है। क्लियर हो गया? आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल। सबसे पहले एक बार हम इस प्रक्रिया को दोबारा देख लेते हैं। विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया, सबसे पहले योजना बनाएंगे, उसके बाद संगठन, उसके बाद हम करेंगे नियुक्तिकरण, फिर करेंगे निर्देशन, समन्वय स्थापित करेंगे उसके बाद, और सबसे लास्ट में जो हमारा प्रक्रिया का अंग है वह होगा नियंत्रण करना, यानी कंट्रोल करना। समझ में आ गई आपको ये बहुत अच्छे से प्रक्रिया?
लिख पाएंगे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है? बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना आप सभी को। जो भी प्रशिक्षु क्लास में अभी जुड़े हैं, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि शुरुआत से क्लास को देखेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा और समझ भी ज़्यादा आएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार आप पीछे करके शुरुआत से देखना शुरू करिए, जो भी लोग बीच में जुड़े हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे एक परिभाषा की। अर्थ हमने जान लिया है, विशेषताएं हमने जान ली है, प्रक्रिया क्या होती है विद्यालय प्रबंधन की उस पर हमने चर्चा कर ली है। अब हम एक परिभाषा जानेंगे और परिभाषा को इतने अंत में लेने का यहाँ पर उद्देश्य यही था कि आपको पहले सब चीज़ें क्लियर हो जाए तो आपको परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी, जब आपको पता चल जाएगा कि आखिर होता क्या है विद्यालय प्रबंधन। बिल्कुल सही बात है। चलिए, ओलिवर शेल्डन के अनुसार क्या परिभाषा है विद्यालय प्रबंधन की? तो इन्होंने दोस्तों कहा है प्रबंधन विद्यालय की जीवनदायिनी शक्ति है। इन्होंने कहा कि प्रबंधन क्या होता है? विद्यालय की जीवनदायिनी शक्ति है जो संगठन को शक्ति देता है, संचालित करता है और नियंत्रित करता है। ये आपको कुछ सुनी सुनी बातें लगी? बिल्कुल लगी, क्योंकि हमने इससे पहले जो प्रक्रिया जानी थी जिसमें हमने क्या क्या जाना था कि संगठन बनाना, संगठन को संचालित करना, उसको नियंत्रित करना, ये सभी स्टेप्स हमने कहाँ देखे? अभी तुरंत जस्ट अभी अभी देखे हमने प्रक्रिया में। ठीक है, तो खुश हो जाइए, आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन याद हो गई है। शेल्डन के अनुसार क्या है कि विद्यालय प्रबंधन विद्यालय की एक जीवनदायिनी शक्ति होती है जो संगठन को शक्ति देता है, उसको फिर संचालित करता है एवं नियंत्रित करता है। याद हो गई परिभाषा? ये थी ओलिवर शेल्डन के अनुसार आपकी विद्यालय प्रबंधन की परिभाषा कि भैया संगठन बनाए, उसको शक्ति दे, फिर उसको संचालित करे और नियंत्रित कर दे। ये हमने इस प्रोसेस में जाना था, इस प्रक्रिया में जाना था विद्यालय प्रबंधन की। संगठन बनाना, ठीक है, फिर उसके बीच में समन्वय स्थापित करना, उसको संचालित करना एक अच्छे और सुचारू रूप से, और फिर उसको नियंत्रित करना। समझ आ रहा है सभी को? पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप में दी जाएगी, लेकिन आपको वहाँ पर समझ नहीं आएगा। यदि आप सोचें कि खाली पीडीएफ से आप लोग समझेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये नोट्स मैंने इस तरीके से बनाए हैं कि इनको मैं ही समझा सकती हूँ कि ये हो क्या रहा है। आप क्लास देखेंगे तो आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की है कि आपको इमेजेस के थ्रू या फिर इस तरीके से डायग्राम के थ्रू समझाऊं, ताकि आपके माइंड में इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता जाए, आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, समझ आ जाए चीज़ें। बस इतना उद्देश्य मेरा है। मेरा उद्देश्य आपने जान लिया। अब हम जानेंगे विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, तो हम 5 के बारे में जानेंगे। उतने में आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे और ना ही कम। जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और आपको समझने के लिए ज़रूरी है, एक समझ बनाने के लिए, उतना हम लोग सीखेंगे। तो विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य, पहला उद्देश्य आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति करना। ठीक है, जो भी लक्ष्य बनाए गए हैं शिक्षाविदों के द्वारा, उनको निष्ठापूर्वक तरीके से पूरा करना, ये हमारा विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य होता है। आगे चले, अगला उद्देश्य हम जानेंगे मिलजुल कर रहने की कला सिखाना। मिलजुल कर रहने की कला सिखाना, आपने प्रोसेस जान लिया। प्रोसेस में जितने भी स्टेप है, यानी जो हमने विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया अभी डिस्कस की थी, उसके अंदर जितने भी उसके अंग है वो सभी हम उसके उद्देश्य में रख सकते हैं। जैसे आप अभी देख सकते हैं कि मिलजुल कर रहने की कला सिखाना, ये हमने कहाँ जाना था? प्रोसेस में जाना था। कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना, समझ गए? रिलेट करिए इसको पीछे वाले जितना भी आपने पढ़ा उससे। तो मिलजुल कर रहने की कला सिखाता है कौन? प्रबंधन। उद्देश्य है ये प्रबंधन का कि साथ में मिलजुल कर रहकर काम करने की कला को सिखाना। तीसरा यहाँ पर उद्देश्य आप देखेंगे, विद्यालय संबंधित गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन व संयोजन करना। बिल्कुल सही बात है, विद्यालय से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती है उन सभी का संचालन करना ही विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य होता है। अगला बिंदु है
विद्यालय में सहयोग की भावना लाना। कितना अच्छा बात है, यहाँ पर बताया मिलजुल कर रहना सिखाना, और वही बात यहाँ पर बोल दी है कि सहयोग की भावना लाना। बात तो एक ही है, बस यहाँ पर प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो गया है, तो बहुत आसानी से ये चीज़ें आपको याद हो रही होगी। ठीक है, मिलजुल कर रहने की कला सिखाना, या फिर आप कह लीजिए विद्यालय में सहयोग की भावना लाना ही क्या कहलाएगा, विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य। अब यहाँ पर हम पांचवा जो इसका उद्देश्य है वो जानेंगे, विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना। सामुदायिक केंद्र मतलब समुदाय, एक विद्यालय कैसा है, सामुदायिक संस्था है जिसमें बहुत सारे अध्यापक, विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले बहुत सारे बच्चे, गरीब अमीर, हर तरीके से छोटे बड़े विभिन्नताओं वाले बच्चे यहाँ पर होंगे। ठीक है, और कार्यकर्ता होंगे, स्टाफ होगा, अध्यापक होंगे, बहुत सारे यहाँ पर संसाधन होंगे। तो एक कैसे काम करेगा, सामुदायिक रूप से सब अपने यहाँ पर बात रख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे कि विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना भी विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य होता है, कि सब अपनी सहभागिता को अच्छे तरीके से निभाए। ये हमने जाने विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। एक बार फिर से देखते हैं जल्दी जल्दी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चले, आपको जितने भी याद आते हैं। इससे अलग कोई हो सकता है तो भी ज़रूर बताइए, ठीक है, क्योंकि सोचने पर जब आप अपनी तरफ से कुछ प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक अलग ही इम्पैक्ट डालेगा आपके ऊपर। देखिए, शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठा पूर्वक पूर्ति करना उद्देश्य होता है विद्यालय प्रबंधन का। मिलजुल कर रहने की कला सिखाना, विद्यालय से संबंधित गतिविधियों और कार्यों का संचालन, सहयोग की भावना स्थापित करना और सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य होता है। अब आज का आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है गाइस। इसी के साथ आपका विद्यालय प्रबंधन के बारे में जितनी बेसिक चीजें थी वो आप लोग आज की क्लास में कवर कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आप कह सकते हैं, टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। और इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे वो विद्यालय प्रबंधन से ही रिलेटेड होगा कि विद्यालय प्रबंधन में कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन से सदस्यों का क्या कार्य होता है, ये सब चीज़ें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में अब विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकताएं और उसके महत्व। अब आपसे अगर पेपर में आवश्यकताएं पूछ ली जाए या पूछ ली जाए महत्व, तो आपको यही बात बतानी है जो हम अब सीखेंगे, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। पहले बिंदु में आप देखेंगे लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए उचित प्रबंधन क्या होता है, आवश्यक होता है। जितने भी लक्ष्य हमने स्थापित किए हैं एक विद्यालय ने, उनको सफलतापूर्वक पाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, प्रबंधन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ यही तो आपसे पूछा है कि भैया विद्यालय में प्रबंधन की जरूरत क्या है, क्यों करते हैं प्रबंधन, विद्यालय में ऐसे भी तो काम चलता है, फिर प्रबंधन करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके, ये आवश्यकता है, ये महत्व है प्रबंधन का विद्यालय में। क्लियर है। दूसरा होता है शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, कि अगर प्रबंधन नहीं करेगा, आप प्रबंधक हैं मान लीजिए आपके विद्यालय में, और बिना थोड़ा सा इस तरीके से इसको हम एग्जाम्पल को रखें हैं कि मान लीजिए किसी स्कूल में प्रबंधक नहीं है। प्रबंधक का कार्य क्या होता है, सबको कंट्रोल करना, देखना कौन क्या कार्य कर रहा है, जिसको जो कार्य दिया गया था उसको वो पूरी निष्ठा के साथ कर भी रहा है या नहीं, उद्देश्यों की प्राप्ति हो भी रही है या नहीं। ठीक है, ये कार्य किसका होता है, प्रबंधक का होता है। मान लीजिए किसी विद्यालय में प्रबंधक नहीं है, तो क्या कोई भी अध्यापक अपने काम को अपनी निष्ठा के साथ करेगा, ठीक है, 99% नहीं करेगा। 1% लोग होते हैं जिनके अंदर से खुद स्वयं प्रेरणा होती है अच्छा कार्य करने की। ना ही अध्यापक अपने कार्य को सुचारू रूप से करेंगे, ना ही बाकी स्टाफ, ठीक है, कोई भी अपने कार्य को अच्छे तरीके से नहीं करेगा, ना शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाएगा। उसके लिए एक प्रबंधक की जरूरत होती है, और प्रबंधक ही क्या करता है, विद्यालय का प्रबंधन करता है। समझ में आ गई बात, बहुत अच्छे। तीसरा बिंदु है विद्यालय के वातावरण में सुधार करना। ये भी आप कह सकते हैं कि आवश्यकता होती है, इसीलिए विद्यालय के
वातावरण में सुधार करने के लिए एक प्रबंधक की या प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना। यानी एक विद्यालय में जितने भी मानवीय संसाधन हैं, मानवीय संसाधन में कौन कौन आएगा अब जल्दी से आप लोग बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगी। पिछली 2 क्लासेस में मैंने संसाधनों के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद ये भी आपको बताना है भौतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। आप लोग आंसर करेंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन में अंतर क्या है और कौन कौन से होते हैं। तब तक मैं आपको ये समझा देती हूँ कि उपलब्ध जितने भी मानवीय और भौतिक संसाधन हैं उनका कैसे सबसे अच्छे तरीके से उपयोग किया जा सके, सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके, इसके लिए भी आवश्यकता पड़ती है विद्यालय प्रबंधन की। अगली आवश्यकता है विद्यालय का सर्वांगीण विकास करना, हर एक दिशा से विकास करना, ठीक है। क्या कहलाएगा? सर्वांगीण विकास। खेल कूद की प्रतियोगिता में विद्यालय आगे हो, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय हमारा नाम करे, सभी क्षेत्रों में, या फिर आप कह लीजिए विद्यालय का पूर्ण रूप से और बालकों का पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास करने में भी प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। अंतिम बिंदु यहाँ पर आप देख रहे हैं, समस्त कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का बंटवारा कौन करेगा? प्रबंधक करेगा कि भैया आपका उत्तरदायित्व ये है कि आप इस क्लास को संभालेंगे, आपका उत्तरदायित्व ये है कि आप सभी खेल संबंधित गतिविधियों को आयोजन करवाएंगे। इस तरीके से सभी को उनका उत्तरदायित्व का बंटवारा किया जाता है, किसके द्वारा? विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत। इसीलिए विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। आपको समझ में आ गए? यहाँ पर 5 से ज़्यादा बिंदु मैंने आपको बताए, जो आपको समय याद रहे आपके एग्जाम टाइम पर वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। सो गाइज, यहाँ पर लास्ट इमेज के साथ आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, अगर थोड़ी बहुत भी कहीं बाकी चीज़ें रह गई है। मानवीय संसाधन आपको ये बताना है, इसमें से जिसने बताया बहुत अच्छी बात है, क्लियर है आपको इसका मतलब। ये जो आप यहाँ पर कुछ चीज़ें देख रहे हैं, इनमें आपको सिलेक्ट करना है कौन कौन से मानवीय संसाधन हैं और कौन कौन से इनमें भौतिक संसाधन हैं। यहाँ पर पेरेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर और फी यानी वित्तीय संसाधन भी आपको दिया गया है यहाँ पर। तो आपको इनको अलग अलग करना है कि कौन किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, ये आपको आंसर करना है आज कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कुछ और आप चेंजेस चाहते हैं क्लास में कि आप बताइए, आपका जो भी विचार है, आप जो भी कह सकते हैं कि सजेशन देना चाहते हैं, ज़रूर दीजिए। आप सभी का बहुत वेलकम रहेगा। और आज की क्लास को इतना ध्यानपूर्वक, इतना अच्छे से सुनने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच गाइस। आपसे कल फिर मुलाकात होगी कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है आप लोग कर लीजिए, PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। और अभी तक किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ऑनलाइन शिक्षण YouTube चैनल को, तो ज़रूर से कर लीजिए यदि आपको पसंद आया है तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।